ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, बताइएगा आपको विजिबल है या नहीं। ठीक है सबको? यस सर। यस सर। करें, कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से किसी ने डाउट पूछा भी था ये। ठीक है, वैसे तो हम पढ़ेंगे बेटा इसको, वैसे तो वी विल स्टडी दीज थिंग्स है ना सेपरेटली। मोस्टली आज जो भी डाउट्स हम सॉल्व करने वाले हैं ना, वो हम सभी डिस्कस मतलब वो हम सभी रिवीजन में लेने वाले हैं। मतलब वो टॉपिक्स, वो क्वेश्चंस, वो सब हम रिवीजन में लेने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। दिस क्लास इज मोस्ट मतलब इसमें हम 2D के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन जो एमटी वाला पार्ट है, रिवीजन वाला, डिस्कशन वाला, वो मोस्टली इस चीज के लिए कि आपको समझ में आ जाए एक बार कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं विद द टाइम। ठीक है, तो अगर हम डिस्कस भी करते हैं सॉल्यूशंस और आपको समझ में नहीं भी आते इन केस, हम गिविंग यू हेड्स अप पहले से, तो वो आपको इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा है या पढ़ा ही नहीं है, तो वो हम रिवीजन में लेने वाले हैं। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, बट इसको सॉल्व करने का ट्राई जरूर करना सब लोग। ठीक है, और अगर नहीं आता है बिल्कुल भी, जैसे दो बच्चों ने डिस्कस लिख दिया है चैट में ऑलरेडी, ठीक है, सो दैट्स ऑल्सो फाइन। आप लोग डिस्कस लिख दो डायरेक्टली अगर नहीं आता है तो, है ना। और अगर आता है तो आपको मैं 30 सेकेंड्स के राउंड देता हूँ, ट्राई कर लो। करना है क्या डिस्कस? क्या बोल रहे हो, सभी लोग डिस्कस लिख रहे हो? डिस्कस करना है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर नहीं टाइम वेस्ट करते हैं, और अगर नहीं आ रहा है किसी को तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन समझेंगे सबसे पहले। चार स्फेयर्स हैं जो कि कनेक्टेड है ऑन द फोर कॉर्नर्स ऑफ अ मासलेस स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का कोई मास नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज हमें मास स्क्वायर का मास भी कंसिडर करना पड़ता, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता क्वेश्चन। तो अभी क्या हो रहा है कि तुमने बस चार स्फेयर्स को किसी तरह कनेक्ट करके रख दिया है ना, उनके सेंटर से आपने चार स्फेयर को बस कनेक्ट करके रख दिया, है ना। इवेंचुअली वो स्क्वायर बन गया है ताकि थोड़ा सॉल्यूशन में, कैलकुलेशन में इजी हो जाए, अदरवाइज उसका कोई काम नहीं है ना। क्योंकि ये आपके जो स्फेयर्स हैं, इनकी वजह से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है। ठीक है, इनकी वजह से आपको निकालना है क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या तुम लोगों को ये पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? यस सर। क्या होता है? सर जो चार्ज रेस्ट पे होता है वो रेस्ट पे ही रहता है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए, और एक चार्ज जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना सर लगे। मास का एनालॉग होता है। क्या होता है मास का? एनालॉग। ओके, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। रोटेटिंग बॉडीज के लिए यूज किया जाता है टर्म जनरली, है ना। रोटेशनल एनालॉजी में यूज किया जाता है, लेकिन मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो जनरली आपको ये बताता है कि कितना मुश्किल है किसी बॉडी को रोटेट करना। आप समझ रहे हो? इनर्शिया वर्ड पढ़ा था सबने, यस सर। है ना। क्या होता यस है सर। इनर्शिया? क्या होता है जो आपने सबसे पहले डेफिनेशन दी ना, जिसने भी दी थी, मैंने देखा नहीं, यस सर। दिखाने दी थी शायद। बेटा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, वो इनर्शिया होता है।
इनर्शिया इज डिफरेंट थिंग। इनर्शिया होता है कि आप अगर बैठे हुए हो तो आप बैठ ही रहोगे, है ना, खड़े होने में दिक्कत आएगी, खड़े नहीं पाओगे, या फिर इफ यू आर इन ऑलरेडी ए मोशन तो आपको रेस्ट पे आने में अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स। सो दैट इज लाइक रेजिस्टेंस ना, बेसिकली मतलब इनेबिलिटी टू चेंज द स्टेट को चेंज करने की इनेबिलिटी, वो होती है इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कोई बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस ये है कि वो रोटेशनल बॉडीज के लिए होता है। यानी कि कोई बॉडी अगर रोटेट करना चाहती है, ध्यान से समझना इस बात को, कोई बॉडी अगर रोटेट करना चाहती है तो उसको कितनी दिक्कत आएगी रोटेट करने में, ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करेगा। क्या बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जनरली मेजरमेंट देता है कि कैसे अलग अलग पार्ट्स जो है बॉडी के वो डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, अलग अलग डिस्टेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, क्योंकि वो जो पार्ट्स हैं, जो मासेज हैं, एक बॉडी है जैसे स्फेयर है, उसमें अलग अलग जगह पे मान लो अलग अलग मास है ना, अलग अलग जगह से अलग अलग आपका रोटेशन पॉसिबल है। समझो ना यार, जैसे कि ये फोन है मेरा, दिख रहा है सबको फोन? Yes, sir. अब इसमें इस जगह से मैं इसको घुमाना चाहूंगा तो अलग तरीके से, मतलब इसकी जो एबिलिटी होगी घूमने की वो अलग होगी, और बीच में से घुमाना चाहूंगा तो अलग होगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes. sir. है ना। हर बॉडी अपनी अलग अलग तरीके से घूमने की टेंडेंसी रखेगी ना, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूटेड भी तो अलग अलग है। जैसे ये डायरी है तो ये इस जगह से अलग तरीके से घूम पाएगी, बीच में से अगर मैं घुमाना चाहूंगा सेंटर वाले एक्सिस के अराउंड, सेंटर के अराउंड, तो ये सेंटर एक्सिस के अराउंड अलग तरह से घूमेगी। अलग तरह से घूमने का मतलब है कि कितना इजी है उसके लिए घूमना, रोटेट करना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है। ठीक है, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है आपको, ऐसी क्वांटिटी, मेजरमेंट क्वांटिटी, बेसिकली मेजरिंग क्वांटिटी। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि निकालना कैसे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीजों की डेफिनेशन आपके लिए डिफिकल्ट हो समझना, है ना, लेकिन अगर आपको उनको निकालना आता है तो उतना चलेगा। बात समझ में आ रही है? डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको बोल दे कोई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी, है ना, बाय विच द बॉडी रजिस्ट एंगुलर एक्सेलरेशन, या ना, या फिर एंगुलर मूवमेंट, है ना, तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा समझना कि भाई क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन अगर आपको समझाएं इसको आसानी से तो आपको मतलब ऐसे ही बोलेगा कोई भी कि दिस इज बेसिकली इट इज अ क्वांटिटी जो कि आपको डिसाइड करेगी कि कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है किसी भी स्पेसिफिक मतलब एक्सिस के अराउंड एंगुलर एक्सेलरेशन देने के लिए, है ना, घुमाने के लिए, बेसिकली रोटेट करने के लिए कितना टॉर्क रिक्वायर्ड है ना, या कितना, किस हिसाब से आपको मतलब कितना आपको मतलब डिफिकल्टी होगी घुमाने में, रोटेट करने में, है ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन आपका जो काम है वो ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, बस उतना काम है। डेफिनेशन समझना काम नहीं है। डेफिनेशन तो समझ में वैसे भी आ रही है थोड़ी बहुत, इनर्शिया पता है ना क्योंकि हम सबको, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हम थोड़ा आइडिया ले ही लेते हैं कि कहीं ना कुछ डिफिकल्टी हो रही होगी इसमें भी, जैसे उसमें होती थी स्टेट चेंज करने में। बात समझ में आ रही है सबको? है ना। Yes. तो इसमें Yes, sir. आपको Yes. क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व क्या करना है कि इसमें आपको इस सेंटर के अराउंड स्क्वायर के, जैसे कि इसमें अगर हम एक्सिस निकालते हैं तो ये ऊपर से एक्सिस डाल रहे हैं बेटा सेंटर की, है ना, जैसे कि मान लो एक एक्सिस आया सेंटर से पास कर रहे हैं और ऐसे निकल गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे है? ऐसे मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसमें ऐसे ऐसे एक्सिस है ऐसे, और ये फिर नीचे से निकल रहा है ऐसे। ये समझ में आ रही है सबको बात? Yes, sir. Yes. है ना। और स्फेयर कहाँ है? इसके कॉर्नर्स पे, यहाँ पे एक स्फेयर है, यहाँ पे एक स्फेयर है, यहाँ पे एक स्फेयर है ना, और यहाँ पे इस वाले कॉर्नर पे भी स्फेयर है, चारों तरफ स्फेयर्स हैं, और तुम्हें ऐसे सेंटर से पास कराना है एक्सिस को, तो उसके अराउंड तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज की जाती है इसके लिए। क्या यूज की जाती है? Parallel पैरेलल axis थ्योरम। theorem. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है कि एक तो जो बॉडी है उसके अराउंड निकाल लो, है ना, जैसे कि एक स्फेयर कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला स्फेयर कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो इसके सेंटर के अबाउट निकाल लो, सेंटर के अबाउट, यानी कि अगर ये स्फेयर है तो इसके सेंटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा, एक तो आप ये निकाल लो, है ना, और फिर इससे जितनी डिस्टेंस पे आपका दूसरा एक्सिस है जिसके अबाउट आपको निकालना है, ठीक है, उस डिस्टेंस को आप कंसिडर कर लो। जैसे कि अगर मान लो वो डिस्टेंस लेट से कि डी है ना, तो आपका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एक तो ये पॉइंट ओ हो गया लेट से, है ना, और ये पॉइंट हो गया ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ, यानी कि स्फेयर की तरफ से जो निकल रहा है, उसमें आप ऐड करना पड़ेगा आपको m इंटू डी स्क्वायर, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए निकल के आएगा। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है, ये होती पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। एम आर स्क्वायर के टर्म्स में कहीं निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम इंटू आर स्क्वायर के टर्म्स में, है ना। इसमें एम क्या हो जाएगा बच्चा, मास हो जाएगा क्या, यस सर। आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। इसके टर्म्स में कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, ठीक है। तो आप इसकी क्या निकाल सकते हो, डायमेंशंस भी निकाल सकते हो, यूनिट भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। Yes, sir. अरे यार, डायमेंशंस निकालने के लिए बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, मास किस में कैलकुलेट होता है, मास का तो खुद का KG. डायमेंशन होता है ना, एम, एम। है ना, और आर स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, यस सर। यूनिट भी निकाल सकते हैं इसकी, केजी मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यूनिट भी निकाल सकते हो आप इसकी, बेसिकली केजी मीटर स्क्वायर और एल एम स्क्वायर, मतलब एम एल स्क्वायर, सॉरी, डायमेंशन आ गई। तो आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा बहुत कि एक क्वांटिटी है एक, है ना। जनरली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आर स्क्वायर की टर्म्स में ही एक्सप्रेस किया जाता है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बाकी तो हम पढ़ेंगे ना, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब तो और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी चीजें। पर क्वेश्चन करने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट है, आपको समझ में आ रही होगी वो। तो स्फेयर के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, किसी को पता है क्या? ये प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड यानी कैलकुलेटेड है ऑलरेडी। 2/5 mr स्क्वायर होता है एक स्फेयर के सेंटर के अबाउट, ठीक है। ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो मैं टेबल दूंगा, उसमें मैं आपको बोलूंगा कि बेटा रेक्टेंगल में सेंटर के अबाउट, ट्राइंगल में सेंटर के अबाउट, या एक्सिस के अबाउट, है ना, पैरेलल एक्सिस के सेंटर के पैरेलल, या फिर स्फेयर में सेंटर के अबाउट, है ना। तो ये अलग अलग जो फिगर्स होती हैं, इनमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ना स्टैंडर्ड, वो याद रखना पड़ेगा बहुत। 5-6 होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 8-10 मान लो। उसमें इंपॉर्टेंट भी थोड़ा और कम मतलब हम रख लेंगे याद, लेकिन वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप डिराइव करने नहीं बैठ सकते एग्जाम में, राइट। जब मैं पढ़ाऊंगा, इसको रिवाइज कराऊंगा, तब मैं आपको बता दूंगा कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या याद रखना है ना। और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे और समझने के लिए। लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि आपका सेंटर के अबाउट होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने ये जो थ्योरम डिफाइन करी है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इस स्फेयर के सॉरी इस स्क्वायर के सेंटर से जो निकल रहा है एक्सिस, उसके अबाउट अगर निकालना चाहें, तो आपको नहीं लगता कि आपको डिस्टेंस भी चाहिए रहेगी स्फेयर के सेंटर से इस स्क्वायर के सेंटर या पॉइंट तक जहां से ये पास कर रहा है, ये वाली डिस्टेंस नहीं चाहिए रहेगी क्या? इसको मैं येलो कलर से बना, बेटा ये वाली डिस्टेंस चाहिए रहेगी ना, मैंने बोला ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए डिस्टेंस चाहिए होती है दोनों एक्सिस के बीच में, है ना। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। तुमको 4r दिया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस, साइड्स दी हुई है बेसिकली, चारों साइड्स की वैल्यू 4r है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये बता दो मुझे, डी, ये डी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5r 5r? 5r कैसे हो जाएगा? सर 4r ही होगा, नहीं सर 3r। अरे क्या हो गया भाई, ये क्या तुक्काबाजी थोड़ी चल रही है? 4r, 5r, 3r, अरे स्क्वायर है वो, स्क्वायर 90 डिग्री का एंगल होता है दोनों साइड्स के बीच में। पाइथागोरस लगा के निकाल के बताओ कितना आएगा, कमाल करते हो यार। हाँ भाई, मुस्कान, मुस्कान 1 एंड मुस्कान 2। सर डायगोनल 2√2r है। डायगोनल √2r आ रहा है, सर सर 2√2। 4 आ रहा है। 2√2r आ रहा है डायगोनल। यस सर। यार तुम मेरे से ही सॉल्व कराओगे। ये पाइथागोरस ट्राइंगल बन रहा है भाई तुम्हारा, इसमें ये भी 4r है और ये भी 4r है, तो ये कितना हो जाएगा, √4r स्क्वायर, 4r का होल स्क्वायर प्लस 4r का होल स्क्वायर,
कितना हो जाएगा ये 16r² प्लस 16r² यानी 32r², यानी अंडर रूट में 32r² है, यानी कि 16 टू ज़ा r², यानी कि 16 का बाहर निकाल दो 16 को, मतलब 16 का अंडर रूट ले लो तो 4 आएगा बाहर और अंदर आएगा √2 और r बचेगा। ये आएगा आंसर। क्या कर रहे हो सर बेटा? सर मैंने गलती की, मैंने स्क्वायर नहीं किया, √4r + 4r कर दिया। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो क्या आ गया ये डिस्टेंस? इसका आधा हो जाएगा क्या? 4/√2r का आधा हो जाएगा क्या? यस Yes, सर, sir. 2√2r। क्या आएगा डिस्टेंस? 2√2r, √2r। है ना? यानी कि अगर हम फॉर्मूला लगाएं, जो हमें निकालना है, हमारा आंसर क्या है कि ये पॉइंट के अराउंड निकालना है हमें, पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, पी पॉइंट बोल देते हैं। तो आई पी जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा कि एक तो आई ओ निकाल लो एक स्फेयर के अराउंड, और उसमें आप ऐड कर दो md², यानी m इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सेंटर्स, जो कि आ रहा है 2√2r, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये आपका आईपी निकल के आ जाएगा, लेकिन ये केवल एक स्फेयर की वजह से निकल के आ रहा है। नोटिस की चीज, केवल एक स्फेयर की वजह से निकल के आ रहा है ये, यानी 2/5 mr² प्लस कितना हो जाएगा ये? अरे कितना हो जाएगा? 8mr² हो जाएगा क्या? 8mr²। यस सर। 2 Yes, टू sir. 4, 4 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर कितना हुआ? 2, तो 4 टू 8, 8mr² हो जाएगा ना? हाँ या ना, कौन बोलेगा? Yes, sir. 8mr², है ना? ये जो आया है ये एक स्फेयर की वजह से आया है, तो इसका मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा? 4। 4। तब आपका नेट आंसर आ जाएगा, एंड द आंसर विल बी 168/5 mr², ए ऑप्शन। हाँ भाई, कुछ चमका? यस सर। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे तब ऐसा तो नहीं लगेगा बिल्कुल सूना सूना सा, है ना? कुछ तो ऐसा लगेगा ना कि हाँ कभी तो कुछ तो समझा है इसमें, कुछ तो पढ़ा है, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं ना, ठीक है। बाकी तो फिर डिटेल में पढ़ेंगे इसको, घबराओ मत। जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है तो फिर उस बारे में इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था बस। अगर आप दिमाग लगा लेते थोड़ा सा तो मतलब हो जाता ये, बट बाकी क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, थोड़ा समझ सोचने पे मजबूर करने वाला क्वेश्चन था ये। हाँ भाई, ए ऑप्शन आ रहा है सबका? Yes, sir. यस कौन सर। बताएगा आंसर क्यों है ए Yes. ऑप्शन? किया हुआ है वैसे ये क्वेश्चन पहले ना, पुराना क्वेश्चन है शायद। हाँ भाई, ए ऑप्शन क्यों आएगा ये बताना है, आंसर करने से थोड़ी ना काम चलेगा। कोई नहीं बताना चाहता? मुस्कान, शिखा, डिंपल, दीप्ति, महक, क्या भाई, कैसे आया ये ऑप्शन? आवाज नहीं आ रही है, इग्नोर कर रहे हो मुझे तुम लोग? Yes, sir. आ रही है आवाज। मतलब इग्नोर कर रहे हो? No, sir. नो सर क्या कर ही रहे हो? अभिषेक, यस सर। इग्नोर कर रहे हैं ना ये लोग मुझे? नहीं सर, समझ रहे होंगे क्वेश्चन। अच्छा, ये देखो देखो कितना भोला बालक है, मतलब इसे कहते हैं एकदम सीधा साधा भोला बालक। कितना बढ़िया बच्चा है, देखो उससे सीखो कुछ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मतलब आंसर देके मैं पूछ रहा हूँ रीजन, तो म्यूट करके बैठ गए वो सब लोग, है ना? जैसे मुझे समझ में तो आता ही नहीं है भाई, आंसर कैसे आया, कैसे दे दिया आंसर जब पता ही नहीं रीजन उसका। मुस्कान, मुस्कान एक तो यार तुम लोग कंफ्यूज करते हो। मुस्कान, केवल मुस्कान, Yes. जो ओनली मुस्कान, वो है मुस्कान 1, और मुस्कान कुमारी है मुस्कान 2, ठीक है? ओके सर। पहले ये क्लियर कर, Okay. है ना, बाकी बातें बाद में होगी। यही क्लियर नहीं हो पा रहा है अभी। हाँ भाई, मुस्कान 2 बताएगी बेटा। सर ये वाला हाँ बताओ, कुछ समझ नहीं आया। तो आंसर कैसे आया? सर मैंने आंसर नहीं किया। ए ऑप्शन किया है आपने आंसर? अच्छा, मुस्कान 1 ने किया है, ओके माय बैड। मुस्कान 2, आप कर सकते हैं म्यूट। मुस्कान 1, हाँ जी। सर जब इक्विलिब्रियम स्टेबल से अनस्टेबल होता है तो वो +2p। मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, किसी को आ रही है क्या आवाज?
नहीं सर। नो सर। मुस्कान के नेटवर्क भी बहुत ज्यादा साथ देते हैं मुस्कान का, बिल्कुल सही टाइम पे कहें, खतरनाक। चलो कोई और बता दो। हाँ भाई, महक ने तो क्लास ही लीव कर दी बेटा, मैं कोई गब्बर सिंह थोड़ी हूं ना हूँ यार। अरे मेरे से डर मेरे से डर लगता है क्या तुम लोगों को? बेटा सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे सिंपल सा, अगर आता है तो बता दो, नहीं आता तो मना कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको डांटा थोड़ी है, तुम मेरे से 8 महीने से पढ़ रहे हो यार, 6 महीने से पढ़ रहे हो, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? किसी को आता है क्या? लास्ट बार पूछ रहा हूँ, नहीं आता तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी इस वजह से स्टेबल होगा। ओके, बट पोटेंशियल एनर्जी कम कैसे हो रही है, कैसे एक्सप्लेन करोगे मतलब आप उसको? सर डाइपोल मोमेंट और वो डायरेक्शन जो है वो सेम, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इस वजह से। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि रिंग को हमें डाइपोल की तरह कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? यस सर। है ना? अच्छा, डाइपोल मूवमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो यस अगर ये डाइपोल है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये डाइपोल की तरह अगर एक्ट करेगा एज डाइपोल, तो इसमें तुम्हारा डाइपोल मोमेंट भी इधर ही आएगा क्या? यस सर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। यस सर। यस सर। जब दोनों सेम तरफ होते हैं तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है U इक्वल्स टू माइनस पीई। यस सर। पढ़ा हुआ है आपको, है ना? दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस पीई बन जाएगा, है ना? पी डॉट ई जो होगा वो पीई बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो माइनस पीई का मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी, मिनिमम स्टेबल होगा। है ना? और मिनिमम जब रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, नॉट जस्ट दिस थिंग, किसी भी चीज की, तो क्या वो स्टेबल रहेगा, उसका इक्विलिब्रियम? यस सर। यस सर। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज ए ऑप्शन। ठीक है, तो इसको आप रिंग को डाइपोल की तरह देख पाओ, उसमें डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर पाओ, सबसे पहले तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो डाइपोल की तरह अगर आप देख पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। उसके आगे तो आप लोगों को पता है चीजें थोड़ी बहुत, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक तरफ अलाइन होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ना, नेगेटिव हो जाती है। और वो अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है तो आपका इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है, ये भी तुम जानने लग गए हो अब तो, है ना? चलो बढ़िया, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस यस सर। सर। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? नो नो सर। सर। यस सर आगे। एक चीज नई चालू कर रहा हूं मैं, अब से हम है ना टाइम स्टैम्प्स दिया करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग टू गिव टाइम स्टैम्प्स नाउ। टाइम स्टैम्प्स में क्या होगा कि हर क्वेश्चन करने के बाद हम उसके ऊपर लिख देंगे कि वो क्वेश्चन कितना डिजर्व करता था टाइम। यानी कि अगर हम उसे एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते, नीट का पेपर हम दे रहे होते मान लो, तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आ जाता तो हमें आइडियली कितने टाइम में करना चाहिए था। तो अब से मैं हर क्वेश्चन के लिए वो टाइम स्टैम्प दूंगा तुम्हें। बढ़िया आइडिया है। यस सर। यस सर। इससे क्या होगा, आप जब रिवाइज करोगे ना तो आप लोगों को पता होगा कि इस क्वेश्चन को कितना समय लगना चाहिए। यानी कि मान लो मैं अगर 1 मिनट दे रहा हूँ किसी क्वेश्चन को और तुम्हें उसमें लग रहा है 3 मिनट, तो तुम प्रैक्टिस करो। आज से 2 महीने बाद फिर उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो हो सकता है 3 की जगह 2 ही लगे। ऐसे करते करते अगर आप 1 मिनट पे ले आए तो आपको वो टाइम जो चाहिए एग्जाम में वो आप अचीव कर चुके हो, तो आपके लिए एक टारगेट सेट हो जाएगा मतलब। ठीक है, तो करें ये प्रैक्टिस, सही है? यस सर। यस सर। तुम लोग बताओ इस क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को कितना टाइम लगना चाहिए। अगर गिवन मुझे ये फॉर्मूला आता था और ये 2/5 mr² वाला भी मुझे पता था कि सेंटर से ये होता है स्फीयर का। 1 मिनट। 2 मिनट्स। सर 2 मिनट्स? 40 बेटा 2 मिनट्स तो अगर दे दिया ना एक क्वेश्चन को तो पेपर छूट जाएगा नीट का, इसलिए छूटता है तुम्हारा पेपर। 2 मिनट का नहीं है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे होना चाहिए 50 सेकेंड्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको आता है तो उसके बाद इससे ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें कितना लगना चाहिए? सर मैक्स 20 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड। ओके कूल, तो इसमें डाइपोल की तरह एक्ट करेगा ये रिंग। ये चमकने में हो सकता है आपको 10 से 15 सेकंड लग जाए, लेकिन उसके बाद फिर ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। उसके बाद आपको कोई इसमें फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, तो इसमें आप 20 से 30 सेकंड्स में कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसमें लगेगा टाइम, और इसमें एक आइडेंटिटी भी यूज होगी tan थीटा की।
जो शायद तुम लोगों को आई नहीं होगी यूज करनी, मुझे लग रहा है इसलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं हुआ। किसी से हुआ ये क्वेश्चन? नो सर। ये क्वेश्चन अच्छा था। ये क्वेश्चन आपसे तभी होगा जब आपको टेन थीटा की आइडेंटिटी पता है। हाँ, ऑल्दो हो सकता है कि आप एंगल ही सेट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एंगल्स कौन कौन से कहाँ से बनेंगे, बोलना क्या चाह रहा है ये, हो सकता है आपको वही समझने में दिक्कत आ रही हो। बट अगर आपको टेन थीटा की आइडेंटिटी पता है तो आप शायद कर पाओगे। जैसे कि मैं आपको ये बता देता हूँ एक बार के लिए कि कौन कौन सा एंगल बन रहे हैं इसमें, है ना, उसके बाद शायद आप कर पाओ। तो अगर ये थीटा एंगल है बेटा, तो लेट्स से कि ये वाला एंगल अल्फा है ना, और ये एंगल 90 डिग्री। ये क्वेश्चन जैसा बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ये डाइपोल है जो कि ओरिजिन पे प्लेस कर दिया था, ठीक है। अब ये डाइपोल के साथ क्या हो रहा है, इट इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग डाइपोल मोमेंट इसका डायरेक्टेड है। एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी डाइपोल दिख रहा है सबको, ये बॉल है, बॉल क्या मतलब ये Yes. चार्जेस हैं यस। ना, तो ये डाइपोल है तुम्हारा, ठीक है। सेंटर पे इसका सेंटर है, ओरिजिन पे इसका सेंटर है। एट पॉइंट पी फार अवे फ्रॉम द डाइपोल, कोई पॉइंट पी है मान लो, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल की वजह से वो पैरेलल है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस है ना। ओपी यानी कि वो पॉइंट, वो डिस्टेंस या वो लाइन जो कनेक्ट कर रही है आपके ओरिजिन को या सेंटर ऑफ डाइपोल को पी पॉइंट से, मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। देन आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। अब टेन थीटा की वैल्यू बताने के लिए, टेन थीटा की वैल्यू बताने के लिए मुझे क्या चाहिए रहेगा बताओ? क्या मुझे रिलेशन नहीं चाहिए रहेगा एंगल्स के बीच में? यस। यस सर। यस सर। एंगल के रिलेशन की जानकारी की वजह से ही केवल ये क्वेश्चन अपने आप में डिफिकल्ट बन जाता है, क्योंकि ये जनरली ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, मैथ्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं एक रिलेशन बता रहा हूं आपको। अगर टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है सबने? यस सर। क्या होता है? टेन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है? मतलब ऐसे जरूरी नहीं होता सब चीजों पे यस सर बोलना। माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा। टेन ऑफ ए प्लस बी, अरे वन टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, ऐसा कुछ याद आ रहा है? यस सर, यस सर। चलो कोई ना, पर मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ डायरेक्ट, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब लेंगे इस टॉपिक को। लेकिन मैं आपको रिलेशन बता देता हूँ ताकि अभी आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाओ एटलीस्ट, है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर मतलब ये डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है, आप ट्राई नहीं कर पाओगे मतलब, तो है ना। तो मैं ट्राई के लिए बता रहा हूँ केवल। आपको जो रिलेशन लेना है ना बेटा, जो आपको यूज करना है अभी, वो आएगा टेन अल्फा इक्वल्स टू हाफ टेन थीटा, ठीक है। अल्फा इसमें ये वाला एंगल है और थीटा ये वाला एंगल है, ठीक है। और अगर आप देख पा रहे हो ध्यान से, तो थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90. 90 होनी चाहिए, पक्का? Yes sir. सही बोल रही है, 90 होनी यस चाहिए। सर। एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये 90 डिग्री है ना Yes एक्सटीरियर sir. एंगल, तो दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए ये थीटा प्लस अल्फा, है ना। चलो भाई, इतनी इन्फॉर्मेशन ठीक है, बाकी आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए आंसर निकालने का। नहीं आता है तो हम डिस्कस तो करेंगे इसे ही फिर, ठीक है। टेक 2 मिनट्स फॉर दिस दिस क्वेश्चन, अभी प्रैक्टिस के लिए तो 2 मिनट जरूरी है इसमें। हाँ मुस्कान। सर ये टेन अल्फा और हाफ टेन थीटा ये फॉर्मूला है? हाँ, इसको आपको यूज करना है, ठीक है। आपका आइडेंटिटी से ही आया है ये फॉर्मूला, ठीक है। वो अभी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अभी आप इसको कंसिडर करके चलो कि दिस इज द फॉर्मूला, दिस समथिंग विच यू हैव टू यूज, ठीक है। सॉल्व करो। ओके सर। दो इक्वेशन है, दो रिलेशन है बेसिकली, एंड यू नीड टू फाइंड टेन थीटा। आंसर बताओ क्या आ रहा है अगर सॉल्व हो पा रहा है तो।
हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, कंप्लीटली ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये सब डाइपोल वगैरह कुछ नहीं है, काम की कोई चीज नहीं है इसमें। पूछ ही नहीं रहा तुमसे क्योंकि उस चीज के बारे में तो। हाँ भाई, सॉल्व करें? यस सर। ठीक है, सबका बी आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया यार, नाइस। तो ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला यूज हमने किया, तो हमें सबसे पहले तो हम अल्फा की जगह रख लेते हैं 90 - थीटा। ये आ रहा है यहाँ से, Yes, यस sir. सर। है ना? जस्ट सिंपली पुट दिस इन दिस इक्वेशन। ये आ जाएगा 10 90 - थीटा इक्वल्स टू हाफ टेन थीटा। अब 10 90 - थीटा क्या कॉट थीटा होता है क्या? Yes, sir. यस सर। है ना? और कॉट थीटा क्या 1/10 थीटा होता है क्या? Yes, sir. यस सर। पता है ना ये फॉर्मूला, 10 cot थीटा। अरे यार, कॉट थीटा होता है C/S। इसका उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा S/C। ये 10 थीटा नहीं होता क्या? यस सर। है ना? तो ये 1/10 थीटा आ गया, तो ये बन गया 10 स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, और टू उधर चला गया, तो 10 थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? Root रूट 2. टू। रूट टू। दिस इज योर आंसर। चलें आगे। यस सर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस होते ही नहीं है वो बस दिखाने के लिए होते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन। करो अगला करो। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है लूप का। सर एक प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे इसको, एक 2 मिनट, 2 मिनट में बाद डिस्कस करेंगे इसको। टाइम ले लो एक बार, अच्छे से इसको कर लो ट्राई। अरे आंसर नहीं आया क्या अभी तक? इजी तो है ये क्वेश्चन यार।
मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है क्या? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है ना? Yes, sir. Yes, sir. फिर क्या समस्या आ गई? व्हाट इज द समस्या इज द नहीं हो पा रहा? डिस्कस वगैरह लिख दिया करो यार। डिम्पल ने हमारी सबसे बड़ी मदद करी है। डिम्पल ने हमें वो फॉर्मूला दिया है जो हमें बिल्कुल नहीं पता था। सब लोग डिम्पल को थैंक यू बोलेंगे। बोलो भाई। सर फॉर्मूला पता था। डिम्पल आई, डिम्पल ने फॉर्मूला लिखा M=IA और डिम्पल चली गई। डिम्पल ने बोला अब आप लोग अपना देख लो, मेरा कंट्रीब्यूशन हो चुका है, मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बता दिया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सो प्राउड। बेटा ये तो पता था ना हम सबको डिम्पल, ये तो फॉर्मूला पता था ना सब लोगों को, M=IA होता है। ये तो सॉल्व करने के लिए बोला गया ना आपको क्वेश्चन, इसलिए तो। हाँ भाई, करें डिस्कस? Yes, sir. Yes. मुस्कान का आंसर आया है? ओके, चलो भाई। कुछ आसपास भी आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है आसपास आ रहा हो। कितना आएगा? Yes, sir. 1.099. हाँ 1.09 आएगा, बिल्कुल सही है। अगर 1.09 आ रहा है तो मतलब आपने सॉल्व सही किया है ये क्वेश्चन एकदम, क्योंकि आंसर 1.1 नहीं आएगा, आंसर 1.099 ही आएगा, है ना? तो आपका 1.1 अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा ये। हाँ भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था, देखो समझ लो। दो लूप्स है, लूप 1 लूप 2, तो दोनों की वजह से कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आने वाला है ना? ये लूप 1 है, ये लूप 2 है, दोनों में करंट आई फ्लो हो रहा है, बस ये चीज कॉमन है। तो सबसे पहले निकाल लो ना यार, लूप 1 में निकाल लो, M1 बोल दें इसको, मैग्नेटिक Yes. मूवमेंट को, है ना? Yes. फॉर्मूला होता है M= होता है IA विद द कर्टेसी ऑफ डिम्पल, ठीक है? तो इसी को हम यूज कर लेंगे। क्या हो जाएगा? सेपरेट सॉल्व करने से 1.09 1.1 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, 1.09 1.099 दोनों को आप 1.1 ले सकते हो ना बेटा, तो 1.1 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हाँ 1.06 या 5 नहीं आना चाहिए, 1.09 या 1.099 दोनों आ रहा है तो चलेगा, ठीक है? हाँ भाई, M1=IA1, सॉल्व करें इसको, क्या बनेगा ये? Sir 7 into pi r square. हाँ, I×πr1² बनेगा, Yes, sir. Yes, sir. πr1² बनेगा, है ना? I की वैल्यू दी हुई है 7 एम्पियर, और π×r1 की वैल्यू भी दी हुई है क्या? Yes, sir. कितनी दी हुई है? 20 centimeter. 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे हमें 0.20 लेना है, क्योंकि हमें मीटर में लेना है ना? ऑप्शंस भी देखो मीटर में दिए हुए हैं ना, Yes, sir. है ना? क्या आंसर आएगा भाई M1 का? 0.28 pi. 0.28 पाई, वेरी गुड। सिमिलरली हम निकाल लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ सेकेंड लूप, दिस विल बी IA2, दिस विल बी 7 into पाई into R2 का होल स्क्वायर, कितना बन जाएगा? 0.30 का स्क्वायर बन जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, दिस विल बी कमिंग आउट एज 63 635. pi. अब देखो, ये बोल रहा है तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस लूप सिस्टम, पूरे सिस्टम की वजह से तुम्हें बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है ना बेटा कि एक करंट का डायरेक्शन देख के हम बता सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट आएगा वो आएगा M1 - M2, या फिर M2 - M1, मतलब जो भी लार्जर है ऑब्वियसली, है ना? अरे डिफरेंस आएगा ना मैग्नेटिक मूवमेंट्स का दोनों में, Yes, तो sir. नेट मूवमेंट आएगा, है ना? सो नेट मूवमेंट ऑफ द सिस्टम M net विल बी, मॉड्यूलस ले लो M1 - M2 का, है ना? मॉड्यूलस ले लो ताकि नेगेटिव में आंसर नहीं आए। दिस विल बी कमिंग आउट एज 0.63 पाई माइनस 0.28 पाई, 0.63 पाई माइनस 0.28 पाई, है ना? इसको सॉल्व कर लोगे 3.14 से मल्टीप्लाई करके, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.099।
एम्पियर मीटर स्क्वायर। कूल। सी ऑप्शन को आंसर कर सकते हैं इस केस में हम। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट राइट एंड थंब रूल से यूज करते हैं, हम सबको पता है, तो के कैप में आएगा ये, यस सर। है ना। के कैप में आएगा, हमें पता है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। हाँ भाई, कुछ पूछना है इसमें किसी को? एनी डाउट्स? नो सर। मुस्कान क्लियर हुआ? आपने भेजा था ना ये? यस सर, हो गया क्लियर। हो गया था मतलब समझ में आ गया या फिर पहले ही हो गया था? सर नहीं, अब आ गया समझ। अच्छा, कूल कूल। चलो भाई, अब यार बहुत सारे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं, एक काम करते हैं कुछ, पर टाइम तो है हमारे पास, अभी कर सकते हैं, चलो कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कर सकते हैं। ये भी मैग्नेटिक मोमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप एक बार सॉल्व जरूर करना, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें होता क्या है कि ये है ना, साउथ और नॉर्थ, और साउथ और नॉर्थ, तो यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेट्स होती है ना, उनको अरेंज किया गया है। तो अगर किसी को डाउट आया है ये पेपर में, तो इसलिए आया है क्योंकि आपको मैग्नेटिक मोमेंट इसमें निकाला नहीं जाएगा ऐसे नॉर्मली, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ मोमेंट किधर आएगा, और मतलब आपका मैग्नेटिक मोमेंट साउथ से नॉर्थ आता है या नॉर्थ से साउथ आता है बेटा? साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्थ से साउथ आएगा या साउथ से नॉर्थ आएगा? साउथ से नॉर्थ आएगा। कैसे आएगा? अरे बोलो। साउथ से नॉर्थ टू साउथ नॉर्थ। से नॉर्थ आएगा, तो इसमें तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा M1, और इसमें साउथ इधर की तरफ है, सॉरी इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इसमें इधर की डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ के चक्कर में आपका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा ना, उसकी डायरेक्शंस आपको कंसिडर करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें आप फॉर्मूला तो वही यूज करोगे, फॉर्मूला याद है सबको, क्या कैसे निकालते थे? M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। भूल गए हो क्या ये सब चीजें तुम? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। एक काम करते हैं, बार मैग्नेट वाला टॉपिक ले लेते हैं, रिवीजन में कंसिडर कर लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो अभी पूरा स्टार्टिंग से बताने का टाइम है नहीं हमारे पास, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम रिवीजन में ले लेंगे। बिल्कुल भी नहीं आ रहा क्या किसी को भी याद? नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते थे? अगर दो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है मान लो ऐसे, और उनके बीच में एंगल है थीटा, तो ऐसे ही तो निकालते थे बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट। यस सर। तो आप लोग हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हैं फिर? हाँ, आप लोग हाँ ना क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसे है मान लो, साउथ से नॉर्थ जाते हैं ना हम, तो M1 ऐसे M2 ऐसे, तो इसमें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? M रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यही तो फॉर्मूला होगा आपका, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा, है ना। इसमें थीटा ये वाला ले लेंगे, तो ये थीटा ही तो वैरी कर रहा है। अब देखो इसमें यही तो ड्रिल है पूरी, कि ये आपका जो बार मैग्नेट है ये 120 डिग्री पे अलाइंड है, तो हो सकता है कि आपका मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा हो 60 डिग्री बन रहा हो। बात समझ में आ रही है सबको? डिपेंड करेगा यस। ना वो तो कि डायरेक्शन क्या है M1 M2 का। अगर ये डायरेक्शन है मान लो M1 M2 का, या फिर ऐसे भी डायरेक्शन है, ऐसे भी डायरेक्शन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल थोड़ी लेंगे हम, फिर ये वाला एंगल लेंगे 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? वेक्टर्स के बीच में एंगल लेना आता है यस सर। है ना। तो उस अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, फॉर्मूला यही होता है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई? अरे हाँ यस। बोलो यार, कुछ बोलते क्यों नहीं हो तुम? सर फिर उसमें थीटा लेंगे क्या? बेटा थीटा वही लेंगे ना, 60 डिग्री लेंगे थीटा उसमें। ये देखो ना, साउथ से नॉर्थ जाएगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट ये आएगा ऊपर वाले का, मैग्नेट का, यस है सर। ना। और जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेट है उसमें भी साउथ से नॉर्थ जाएगा, तो उसमें ये वाला आएगा। तो दोनों वेक्टर्स को सॉल्व करना आता है आप लोगों को, है ना, टेल से हेड कनेक्ट करके, है ना। यस सर। ये वाला एंगल थोड़ी लेंगे, फिर उसमें ये वाला लेंगे, ठीक है, तो 60 डिग्री लेंगे। वो आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो थीटा की जगह अगर 60 डालोगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको कैसे सॉल्व करना है ना। वो 2m sin थीटा बाई 2 या cos थीटा बाई 2 समथिंग बनेगा, है ना, क्योंकि सिंस यहाँ पे m कॉमन है ना, इसलिए 2m बोल रहा हूँ मैं। 8m am स्क्वायर है, कॉमन मैग्नेटिक मोमेंट है, M1 = M2।
ठीक है, यस। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करो सॉल्व, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो सब, पेन चलाओ थोड़ा अब तुम भी। सर करेक्ट आंसर आ रहा है कॉमन लेके सेपरेट सॉल्व करना, अच्छा पुराना कमेंट है तो, हाँ भाई हुआ क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस का ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है मुस्कान। सर 1 मिनट। मुस्कान वन, यस सर, हो रहा है। नहीं ये तो तुमने डाउट ही भेजा है मुझे शायद, आपने ही भेजा था ना? नो सर, मैंने नहीं। अच्छा ये मैंने खुद ने लिया है, चलो ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से बेटा है तो, है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये, हमने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं है। दो सर्कुलर कॉइल से R1 R2 के टर्न्स N1 N2 हैं, प्लेस कोसेंट्रिकली, कंसेंट्रिकली मतलब है कि सेंटर कॉमन है दोनों का, एक ही प्लेन में है दोनों, और एक रेडियस बड़ी है, R1 बड़ी है R2 से। इसका तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो, म्यू नॉट बाई टू आ जाएगा एक तरफ। एम आई क्या, एम क्या होता है भाई, एन एस इंटू फाइव एस होता है ना, एन फाइव, यस सर। याद आया कुछ? फाइव यानी फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ए इंटू बी। और म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता था, एक का मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया का दूसरा दूसरा एरिया लेते थे, है ना, B1 लेंगे तो फिर N2 में लेंगे, N2A2, याद आ रहा है कुछ? यस सर। है ना, एम आई या M1 अगर हम निकाल रहे हैं, मान लो प्राइमरी के लिए निकाल रहे हैं, लेट से एम आई बोल देते हैं इसको, एम आई, तो इसकी वजह से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, सेकेंडरी की वजह से, सेकेंडरी में जो कॉइल्स हैं वो लेंगे हम, और सेकेंडरी का फ्लक्स लेंगे, है ना। ऐसे तो कर देते, एक की वजह से दूसरे में आएगा तभी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे उसको, है ना। तो क्या हो जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड तो खुद की ही रहेगी उसकी, बी वन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड तो, और नंबर ऑफ टर्न्स किसके हो जाएंगे, दूसरे वाले के। यस सर। ये बनता था N2A2, एरिया भी उसका हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? यस सर। है ना, चलो, तो ये तो आपका हो गया MI1, है ना। अब आपको क्या करना है इसमें, निकालना क्या है इसमें, निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम, हाँ दोनों के बीच में निकालना ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, म्यू नॉट NI अपॉन 2R होता है सेंटर पे, अरे म्यू यस नॉट सर। NI अपॉन 2R होता है ना, तो क्या हो जाएगा ये, N2 मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई N1 I1, फर्स्ट वाले की वजह से ही तो होगा, है ना। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, R1 आएगा क्या, यस। है ना। एक तो ये हो जाएगा, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, म्यू नॉट पाई, अच्छा पाई भी था क्या बीच में, नहीं पाई थोड़ी आएगा, इसका एरिया आएगा उस वाले का, A2 वाले का एरिया लेंगे अब हम इसमें। आपने समझा मैंने ये लिखा क्या है, नहीं समझ में आया? अरे बोला तो करो यार, ये मैंने तुम्हें B1 लिख के दिया है, ये वाला पार्ट, केवल ये वाला पार्ट,
इसको हटा दो N2 को। अरे ऐसे ही तो लिखते हैं B1 बेटा। सर्कुलर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लिखना भूल गए हैं क्या हम लोग? नो सर। sir. है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, Yes, sir. है ना। इसमें आपको N2 और A2 से मल्टीप्लाई करना है, N2 और A2 से। देखो, म्यू नॉट N1 I1 अपॉन 2R1, इससे मल्टीप्लाई करो N2 से, और A2 क्या हो जाएगा? पाई इंटू R2 का स्क्वायर हो जाएगा क्या? यस सर। Yes, yes, sir. सिंपली मल्टीप्लाई दिस विद दैट, पाई इंटू R2 का स्क्वायर। अब देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है तुम्हारा। Second. N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन R1 वाला हो रहा है मैच। N1 N2 R2 स्क्वायर अपॉन R1, सेकंड वाला, बी ऑप्शन। हाँ भाई, एनी डाउट्स? No, sir. पूरे फॉर्मूले रिवाइज करो, है ना। ये पता है, ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस जाके देखोगे ना नोट्स में आपके, तो इस सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपने किया हुआ है। दिस इज फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यार। देखो ना, इसमें कोई भी वैल्यू दिख रही है ऐसी जो कि कुछ अलग दे दिया है तुम्हें? No, sir. कोई नो वैल्यू सर। दिख रही है क्वेश्चन में किसी को कि ये D/2 कर दिया हो, या A/1 A इंटू 5 कर दिया हो, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर दिए हो? ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। बिल्कुल प्लेन सिंपल क्वेश्चन है, जनरल कंडीशन कि R1 और R2 दो सर्कल है, मतलब दो कॉइल्स है, N1 और N2 दो उसके टर्न्स है, दोनों कॉइल्स के N1 और N2 टर्न्स है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ लिया है। तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला। आप एक बार देखेंगे ना अपने नोट्स में जाके, आपको मिल जाएगा। सो बच्चों, ऐसे नहीं करना है यार, तुम्हें जनरल फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो मैं आपको समझा चुका हूँ पहले भी, रिवाइज करते रहो, कोई बात नहीं। अभी याद नहीं हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन रिवाइज करते रहो, है ना, वरना बहुत सारा बर्डन हो जाएगा एकदम से बाद में। अरे ये तो हो गया होगा सब लोगों से। ये तो मैंने करवाया हुआ है, याद है। डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट 3 इमेजेस निकालनी है आपको। तो ये रिपीटेशन जो होता है पैरेलल मिरर्स के बीच में, ये हमने सॉल्व किया हुआ है पहले। क्वेश्चन लिया था, मतलब मैंने सिमिलर तरह का, अगर आपको याद आ रहा हो तो। दोनों तरफ, एक तरफ 10 लिखेंगे, एक तरफ 25 लिखेंगे, है ना, और उसमें 35 ऐड करते रहेंगे। भाई इधर 10 है, इधर क्या है, 25 का डिस्टेंस है ना। यस सर। ये देखो ना, sir. इधर 10 का है, सेंटर से O से देख रहे हैं ना हम, तो इधर से 10, इधर का 10 का डिस्टेंस है, और इधर 25 का डिस्टेंस है। ठीक है, अब इसमें 35 सेंटीमीटर का गैप है इनके बीच में, 35, तो इसमें ऐड करते जाओ। ऐसे करके सिखाया था मैंने, 25 प्लस 35, 10 प्लस 35, कितना कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 60, ये आ जाएगा आपका 45। फिर इनमें फिर से अगली कॉन्जिक्यूटिव इमेजेस निकालने के लिए क्या करेंगे, 35 ऐड कर देंगे, तो ये 80 और 95 आ जाएंगे, 80 एंड 95, है ना। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस जब तक कि हमको मिल नहीं जाती फर्स्ट 3 इमेजेस, जो कि हमको मिल चुकी है 10, 60 और 80। फर्स्ट 3 इमेजेस हमें कौन कौन सी मिली है, 10, 60 और 80। कौन सा ऑप्शन सही है? Option. ए ऑप्शन। थोड़े नोट्स रिवाइज करो, कई सारे क्वेश्चन तो लिटरली नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है। आपने नोट्स पढ़े होंगे थोड़े, तो आपको क्लियर हो जाएंगे, राइट। चलें आगे, या कुछ पूछना है बच्चा? No, sir. ठीक है, कुछ क्वेश्चन लिटरली नोट्स पढ़ने से हो जाएंगे, तुम लोग नोट्स रिवाइज कर लिया करो बस अपने, है ना। हाँ भाई, कुछ प्रोजेक्टाइल 2D मोशन वगैरह की कर लेते हैं क्वेश्चन। इसको ट्राई कर लो, 1-2 मिनट ले लो, इसको ट्राई कर लो। क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है क्या बच्चों, या समझ में आ रहा है? सर इसमें थीटा कैसे पता चलेगा? क्या चीज कैसे पता चलेगी? सर थीटा। थीटा कैसे पता चलेगा बेटा? प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी दी हुई है बेसिकली आपको। तो उसमें आपको नहीं लगता वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों दे रखा है? Yes, sir. यस दिया सर।
90 कुछ अलग से थोड़ी ना पता करने की जरूरत है। थीटा क्या चीज? से 90 डिग्री हुआ फिर। नहीं बेटा 90 डिग्री क्यों होगा? आपको यू कॉस थीटा दे रखा है ना। नहीं समझ में आया? चलो डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लें फिर, और टाइम नहीं दें इसमें। यस सर। बाकी बच्चे बताओ भाई, समय चाहिए? यस सर। समय चाहिए, ले लो, कर लो, सॉल्व कर लो। फॉर्मूला रिवाइज करके आया करो यार थोड़ा। फॉर्मूला रिवाइज एक दिन में तो होगा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा टारगेट बना लो कि भाई अब इतने फॉर्मूला तो मैं रिवाइज करना है मुझे एक दिन में, ठीक है। टारगेट छोटे बनाओ पर कंसिस्टेंट बनाओ, रोज का रोज होना चाहिए काम। हाँ भाई, करें, यस सर। डिस्कस करें बच्चा। यस सर। किसी का आंसर आया? यस। मुस्कान का, शिखा, अरे बहुत सारे लोगों का आ गया, क्या बात है। चलो देखते हैं क्या आंसर है। हाँ भाई, तो आपको वेलोसिटी दी हुई है 5 i कैप प्लस 2j कैप, 12j कैप सॉरी, है ना। तो आपको अगर वेलोसिटी दी हुई है 5 i कैप प्लस 12j कैप, तो इसका मतलब ये है कि आपको वेलोसिटी के कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ये आपका एक्स कंपोनेंट है क्या? यस सर। v cos थीटा है क्या ये? यस सर। cos थीटा की वैल्यू 5 है, और वी वाई आपका दे रखा है v sin थीटा जो होता है, उसकी वैल्यू आपको 12 दे रखी है। देखो ना बेटा, 5 i कैप का मतलब क्या हुआ कि ये x डायरेक्शन में है, और 12j कैप का मतलब क्या हुआ कि ये जे कैप जो होता है वो y डायरेक्शन में होता है। ये तो पता है ना तुम लोगों को, यस सर। है ना। यस सर। तो ये तुम्हारी जो वेलोसिटी है ये ऐसे आ रही है, कोई थीटा एंगल पे आ रही होगी ये, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है उस थीटा एंगल से, उसका रीजन ये है क्योंकि ये मुझसे हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? 2u(x)u(y)/g होता है क्या? यस सर। तो ये तो डायरेक्ट 2u, ये u ले लेते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना भाई, u और v में कोई डिफरेंस नहीं है। डिनोमिनेट करने का मतलब डिनोमिनेशंस के डिफरेंस है, मतलब डिनोट करने के तरीके हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो ux की वैल्यू हो जाएगी 5, और यस सर। 12 हो जाएगी uy की वैल्यू, और डिवाइड कर दो 10 से। कितना आंसर आया है? 12 मीटर। मीटर, डी ऑप्शन। अब मुझे बताओ, थीटा निकालने की जरूरत थी क्या इसमें? नो नहीं सर। सर। नो सर। जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि थीटा निकाल के भी तुम निकालोगे तो कंपोनेंट्स ही ना रेंज निकालने के लिए। यस सर। यस। थीटा निकालने के बाद भी आपको एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे वेलोसिटी के, जो कि ऑलरेडी दिए हुए हैं। वेक्टर का मतलब यही होता है कि तुम्हें कंपोनेंट दिए हुए, वेक्टर का मतलब यही होता है कि डायरेक्शंस दी हुई हैं, साथ में मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शंस दी हुई हैं। तो 5 का मतलब ये है कि वेलोसिटी को एक्स डायरेक्शन में कितना ब्रेक किया है, और 12 का मतलब ये है कि वाई डायरेक्शन में कितना ब्रेक किया है। क्योंकि अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको इस डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड मिलेगा, यानी वेलोसिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना। 13 आता है क्या ये? यस सर। यस सर। यानी कि 13 मीटर पर सेकंड से फेंका होगा तुमने इसको। आ रही बात समझ में? यस सर। 5 और 12 जो भी आएगा मतलब ये, ठीक है। हाँ भाई, कोई डाउट? नो सर। नो सर। पक्की बात? यस सर। एक और कर दो यार, इजी पीजी, ये भी बहुत। इसमें भी तुम्हें मैक्सिमम हाइट निकालनी है बस। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अगर याद होगा तो निकल जाएगी, अदरवाइज तो फिर मैं बता ही दूंगा। थोड़ा बहुत हम इसको अगली क्लास में लेंगे वैसे। अगली क्लास में हम आपका काइनेमेटिक्स का रिवीजन करा देंगे। कल ही है क्या तुम्हारी अगली क्लास? नहीं सर, पर आपकी थर्सडे को है, थर्सडे को कराएंगे। थर्सडे को थोड़ा बहुत रिवीजन करा देंगे काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ा देंगे, मतलब एक बार रिवाइज करा दूंगा और उस पर क्वेश्चन करा दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा थर्सडे को ही, कंप्लीट हो जाएगा काइनेमेटिक्स पूरा। मैक्सिमम हाइट बता दो तब तक।
क्या आ रहा आंसर? हुआ बच्चों? बेटा इतना टाइम नहीं लगने का इसमें, तो इसमें टाइम कम लगेगा। दिस इज बेयरली अ 15 सेकंड क्वेश्चन, और इतना ही देना है इसको। ऑप्शन ए। चलो इधर देखो, सॉल्व करें। इधर देखो सब लोग, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा सबसे पहले हाइट निकालने के लिए। रीजन, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला पता होगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है भाई मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2G क्या होता है हाइट का फॉर्मूला? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 2G दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, मतलब फॉर हाइट, है ना, कितना हाइट लेगा बेसिकली। ठीक है, फॉर दैट। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g निकालने के लिए क्या हमें यू साइन थीटा ही निकालना पड़ेगा? yes sir और यू साइन थीटा दिया हुआ इसलिए नहीं क्योंकि आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट होता ही है 2u साइन थीटा अपॉन g, है ना। इसकी वैल्यू 10 दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा इक्वल्स टू 10 इंटू 10, है ना। यानी कि u साइन थीटा कितना हो गया, 50 हो गया क्या, yes sir है ना। इसको सीधे पुट कर दो यहाँ पे, h इक्वल्स टू u साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है बेसिकली अपॉन 2g। तो ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, है ना। ये कटा 5 टाइम्स एंड दिस वाज 25, तो दिस इज 25 इंटू 5 125 मीटर। कितना आंसर आएगा भाई? A option ये ऑप्शन। एनी डाउट्स? फॉर्मूला बेस्ड No. क्वेश्चन, इसमें क्या डाउट होगा इसको अगले बार डिराइव भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में मैं आपको पहले से बता रहा हूँ काइनेमेटिक्स करने वाले हैं हम, है ना। तो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, जिन जो जो असाइनमेंट्स हैं, और उसके अलावा आपका डीपीपी सॉल्व करना है आपको 1 डे की कंप्लीटली, क्योंकि 2D हो जाएगा एक ही दिन में, तो एक साथ दूंगा फिर मैं, तो ये बैकलॉग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इसको मैं करवाऊंगा अगली क्लास में, तो बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। एक बार जिसने पेपर नहीं दिया है वो एम्प्टी का पेपर जरूर दे लेना, ठीक है। एंड वी कैन डिस्कस द डाउट्स। कुछ पूछना है किसी को? no sir ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, करो पढ़ाई तब तक, है ना। bye sir Bye sir. बाय, Good night sir. टाइम से आया Bye, करो sir. क्लास में, और ठीक है, गुड नाइट।